हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग एकेडमी में। एनजीओ आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी हिंदी साहित्य की जो महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला चल रही है उसमें हम आपको डिटेल से हिंदी साहित्य पढ़ा रहे हैं। तो उसी के साथ साथ में हम आपको बिहार शिक्षक भर्ती TR 3.0 की स्पेशल रिविजन क्लास भी आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको कुछ क्लासेज आपको बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपको कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करने वाली है। तो हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। इस जो भी है हमारी क्लासेस होने वाली है, उसमें हम आपको जो भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कराने वाले हैं। तो चलिए, आज की क्लास में हम पहली क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम आपको मिश्रित प्रश्न आज के लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको हिंदी साहित्य के और व्याकरण के प्रश्न आपको कराने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। आज की महत्वपूर्ण रिवीजन क्लास आपके लिए होने वाली है, आपके एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम से पहले आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? वाल्मीकि, विद्यापति, अमीर खुसरो या पुष्पदंत? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज के सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से। बताइए, अभिनव जयदेव किस कवि को कहा जाता है? तो अगर हम अभिनव जयदेव की बात करें तो विद्यापति को ही अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। विद्यापति की बात करें तो विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मैथिल कोकिल किस कवि को कहा गया है? तो मैथिल कोकिल भी विद्यापति को ही कहा गया है। अगर हम विद्यापति की रचनाओं की बात करें, कीर्तिलता, कीर्तिपताका इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं रही है। अगर हम वाल्मीकि की बात करें तो आदि कवि महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। आदि कवि किसे कहा गया है? वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। अगर हम अमीर खुसरो की बात करें, हिंदुस्तान की तूती, हिंदुस्तान की तूती, हिंदुस्तान की तूती किसे कहा गया है? अमीर खुसरो को कहा गया है। वही पुष्पदंत की बात करें, अपभ्रंश का वेद व्यास, अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा गया है? पुष्पदंत को कहा गया है। तो एक ही क्वेश्चन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले हैं। जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। तो हमारा आंसर क्या है? अभिनव जयदेव किसे कहा गया है? विद्यापति को कहा गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर खेर, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? आपको बताना है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है और राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, ये भी आपको बताना है। बताइए, अगर हम यहाँ पर देखें राजभाषा आयोग, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष जो प्रथम अध्यक्ष हुए वे क्या हुए? बाल गंगाधर खेर, और इन्हें ही बीजी खेर भी कहा जाता है, बीजी खेर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इनका पूरा नाम क्या है? बाल गंगाधर खेर। अगर हम यहाँ पर बात करें तो राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? ये 7 जून 1955 को क्या हुआ? इसका गठन हुआ। आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। अगर हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इनके द्वारा क्या लिखा गया? गीता रहस्य। इनकी पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। गीता रहस्य मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछी गई। जवाहरलाल नेहरू की बात करें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अभी भी ध्यान रखते चलिएगा। महात्मा गांधी की बात करें, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किसकी है? महात्मा गांधी की है। तो हमारा आंसर क्या है? बीजी खेर। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? बीजी खेर। अब नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। चंदायन के रचयिता कौन है? मंजन, कुतुबुन, मुल्ला दाऊद या जायसी? आपको बताना है कि चंदायन जो रचना है वो किसकी है। तो अगर हम चंदायन की बात करें तो ये मुल्ला दाऊद की रचना है। मंजन की बात करें, मधुमालती, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। जितनी भी मैं रचनाएं आपको लिखवाऊंगी ये एग्जाम में पूछी गई है। मधुमालती किसकी है? मंजन की। कुतुबुन की बात करें, मृगावती, मृगावती, मृगावती। जायसी की बात करें, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम किसकी है? जायसी की है, पद्मावत, पद्मावत। आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। तो हमारा आंसर क्या है? चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? स्वयंभू, विद्यापति, केशवदास या शमशेर बहादुर सिंह? आपको बताना है किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। अगर हम कवियों का कवि की बात करें तो ये शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा गया है। स्वयंभू की बात करें, अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अपभ्रंश का जो वाल्मीकि कहा गया है वो किसे कहा गया है?
स्वयंभू को कहा गया है। अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा गया है? पुष्पदंत को कहा गया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। विद्यापति की बात करें तो मैथिल कोकिल, मैथिल कोकिल, मैथिल कोकिल। केशवदास की बात करें, कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है? केशवदास को कहा गया है। आप ये भी ध्यान रखते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि मुख्यतः क्या है? चित्रात्मक, वर्णनात्मक, प्रतीकात्मक या अक्षरात्मक? आपको बताना है कि हमारी जो देवनागरी लिपि है वो बताना है आपको वो किस प्रकार की लिपि है, चित्रात्मक, वर्णनात्मक, प्रतीकात्मक या अक्षरात्मक। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारी जो देवनागरी लिपि है वो मुख्यतः अक्षरात्मक लिपि है। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। हमारा 6वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? य, झ, ल या स? आपको बताना है कि कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। अगर हम पार्श्विक व्यंजन की बात करें तो हमारा जो ल है ये व्यंजन हमारा क्या है? पार्श्विक है। यानी कि पार्श्विक व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जो हवा है वो जीभ के बगल से निकल जाए, उन्हें क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। अगर हम र की बात करें, र हमारा क्या है? लुंठित व्यंजन है। य की बात करें, य व हमारे क्या है? अर्धस्वर है। य व क्या हमारे अर्धस्वर है। झ की बात करें, झ हमारा तालव्य, सघोष और महाप्राण है। यानी कि झ हमारा कैसा वर्ण है? महाप्राण है। स की बात करें तो स हमारा क्या है? तालव्य, अघोष और महाप्राण है। आप ये भी ध्यान रखते चलेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या सही है? हमारा ल हमारा क्या है? पार्श्विक है। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस रस को रसराज कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, कितनी बार एग्जाम में पूछे गए। वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस या शांत रस? आपको बताना है कि किस रस को रसराज कहा गया है। अगर हम रसराज की बात करें तो श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है। अगर हम श्रृंगार की बात करें तो श्रृंगार आप शुद्ध कर लीजिएगा, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। तो आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें इन्हें श्रृंगार रस को ही आद्य रस या आदि रस भी से ही कहा जाता है। तो रसराज किसे कहा गया है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। अगर हम स्थायी भाव की बात करें, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है रति। स्थायी भाव क्या है? रति। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह, उत्साह। स्थायी भाव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। और शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद, निर्वेद। आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। इनके स्थायी भाव से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा रसराज क्या है? श्रृंगार रस है। आप ये भी ध्यान रखते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा प्रेमवदा, बंग महिला या महादेवी वर्मा? आपको बताना है कि हिंदी की प्रथम लेखिका कौन है। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो हमारा जो हिंदी की प्रथम लेखिका है, कहानी लेखिका है, वह है बंग महिला। अगर हम बंग महिला की बात करें तो इनका जो पूरा नाम है वो है राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष को ही बंग महिला कहा गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इनके नाम से। तो राजेंद्र बाला घोष। तो अभी भी ध्यान रखते चलेगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें, इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है वीरों का कैसा हो वसंत, झांसी की रानी, झांसी की रानी। उषा प्रेमवदा की बात करें, शेष यात्रा, शेष यात्रा। महादेवी वर्मा की बात करें, निहार, यामा, नीरजा, गिल्लू, नीलकंठ, इनकी आदि रचनाएं रही है। निहार, यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नीरजा, गिल्लू, नीलकंठ आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रही है। अभी भी ध्यान रखते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। हम एक प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो इसलिए आप हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए ला सकें। बताइए, हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? एक बूंद सहसा उछली, परीक्षा गुरु, भारत भारती या सेवा सदन? बताइए, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? अगर हम हिंदी का प्रथम उपन्यास की बात करें तो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु हिंदी का क्या है? प्रथम उपन्यास है।
अगर हम इसकी रचना की बात करें, इसके लेखक है लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास, आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। अगर हम यहाँ की बात करें, एक बूंद सहसा उछली, इसके रचनाकार कौन है? अज्ञे। भारत भारती की बात करें, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती की बात करें तो भारत भारती एक क्रांतिकारी रचना रही है जिस पर महात्मा गांधी द्वारा मैथिली शरण गुप्त को क्या दी गई? राष्ट्रकवि की उपाधि भी दी गई। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। सेवा सदन की बात करें, सेवा सदन किसकी रचना है? प्रेमचंद की, मुंशी प्रेमचंद की रचना है। आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। मुंशी प्रेमचंद की रचना कौन सी है? सेवा सदन। आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। तो हमारा आंसर है परीक्षा गुरु, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है, हिंदी काव्य में बारहमासा वर्णन प्रथम प्रयोग किया गया? पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो या खुमान रासो? आपको बताना है कि बारहमासा का प्रथम प्रयोग किसमें किया गया? बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस काव्य में बारहमासा वर्णन का प्रथम प्रयोग किया गया? तो अगर हम आंसर की बात करें तो बारहमासा का जो प्रथम वर्णन किया गया है वो बिसलदेव रासो में किया गया है। अगर हम बिसलदेव रासो की बात करें, इसके रचनाकार नरपति नाले। पृथ्वीराज रासो की बात करें, चंदबरदाई। परमाल रासो की बात करें, जगनिक। परमाल रासो। खुमान रासो की बात करें, दलपति विजय। किसके है? खुमान रासो। किसका है? दलपति विजय। अब ये भी ध्यान रखते चलेगा। तो बारहमासा का जो वर्णन किया गया प्रथम वो बिसलदेव रासो में किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है, भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, केदारनाथ अग्रवाल, जॉर्ज ग्रियर्सन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपको बताना है कि भक्ति काल को स्वर्ण काल, बताइए किसके द्वारा भक्ति काल को स्वर्ण काल किसके द्वारा कहा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, केदारनाथ अग्रवाल, जॉर्ज ग्रियर्सन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो हमारा आंसर क्या है? भक्ति काल को जो स्वर्ण काल कहा है वो किसके द्वारा कहा गया है? जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा कहा गया है। अगर हम जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करें तो इनका जो ग्रंथ रहा है वो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इनका क्या रहा है? ग्रंथ रहा है। आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें, इनकी रचना क्या है? चिंतामणि, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? चिंतामणि, सूरदास, किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। अगर हम केदारनाथ अग्रवाल की बात करें तो पंख और पतवार। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात करें, इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना रही है उसने कहा था। तो भक्ति काल को स्वर्ण काल किसके द्वारा कहा गया है? जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा कहा गया है। और जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ग्रंथ रहा है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इनका क्या रहा है? ग्रंथ रहा है। आप ये भी ध्यान रखते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? एक और अजगर रही लखी, एक और मृगराए, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। आपको बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है? कि एक और तो अजगर है, यानी कि जो पथी के रास्ते में जा रहा है, तो एक और तो क्या है? अजगर है, और दूसरी ओर क्या है? मृग है, यानी कि सिंह है। तो ऐसी विकल उसमें परिस्थिति में, यानी कि बीच में ही परियो मूर्छा खाई, यानी कि बीच में ही क्या हो गया? मूर्छा खा के गिर गया। आपको बताना है कि ऐसी स्थिति में कैसा रस उत्पन्न होगा। आपको बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है। आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां रही है और कितनी बार एग्जाम में पूछे गए? भयानक रस, शांत रस, रौद्र रस या विभत्स रस? बताइए। कि एक और अजगर रही लखी, एक और मृगराए, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। बताइए कि ऐसी स्थिति में आपको कैसा रस उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है? हमारा भयानक रस। क्या है हमारा? भयानक रस। अगर हम स्थायी भाव की बात करें भयानक रस का, तो स्थायी भाव क्या है? भय क्या है? स्थायी भाव। शांत रस की बात करें, इसका स्थायी भाव क्या है? शांत रस का निर्वेद। रौद्र रस का की बात करें, क्रोध क्या है? इसका स्थायी भाव है क्रोध।
अगर हम विभत्स रस की बात करें, जुगुप्सा, जुगुप्सा, इसका क्या है, स्थायी भाव है। आप ये भी ध्यान रखते चलेगा, इनके स्थायी भाव से कई बार क्वेश्चन पूछे गए। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है, भयानक रस है। आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी छांटिए। अतिथि, 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 या कौन सा, इनमें आपको शुद्ध वर्तनी छांटनी है, इनमें कौन सी शुद्ध वर्तनी है, बताइए। अतिथि कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, बताइए, ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा या ऐसे। आपको बताना है कि कौन सी इसमें वर्तनी शुद्ध है। अतिथि कैसे लिखा जाएगा, अगर हम अतिथि की बात करें तो हमारा ऑप्शन 4 इसमें सही है। अतिथि हमारा कैसे लिखा जाएगा, छोटी ए की मात्रा त और थ पे क्या आएगी, छोटी ए की मात्रा आएगी। तो हमारा ऑप्शन क्या है, 4 तो हमारा सही है। तो शुद्ध वर्तनी हमारी क्या है, अतिथि, ऐसे लिखा जाएगा। तो आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं, हमारा निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध नहीं है। यहाँ पर आपको नहीं पूछा गया है, आपको ऐसे क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखते हुए चलना है। आपको बताना है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध नहीं है। आशीर्वाद, पूजनीय, श्रृंगार या आनंद, बताइए कौन सी वर्तनी इसमें शुद्ध नहीं है। अगर हम वर्तनी की बात करें तो आशीर्वाद हमारा ये सही लिखा हुआ है, पूजनीय हमारा ये भी सही लिखा हुआ है, आनंद ये भी हमारा सही लिखा हुआ है। श्रृंगार की बात करें तो ये हमारा ये सही लिखा नहीं है, तो यहाँ पर नहीं पूछा है। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, श्रृंगार। श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, श्रृंगार, तो यहाँ पर हमारा ऐसे श्रृंगार हमारा यहाँ पर लिखा जाता है। तो आप ये भी नोट करते चलेगा, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये हमारा शुद्ध वर्तनी हमारी नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है। जैनेन्द्र कुमार, निराला, जयशंकर प्रसाद या रामचंद्र शुक्ल। आपको बताना है कि जो मुक्तक छंद का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया है वो किसके द्वारा किया गया है, प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है। अगर हम मुक्तक छंद की बात करें तो मुक्त छंद का जो प्रथम प्रयोग किया गया है वो निराला जी द्वारा किया गया है। किस में किया गया है, जूही की कली में। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जूही की कली कहाँ पर किया गया है, जूही की कली। मुक्त छंद का जो प्रथम प्रयोग किया गया है वो जूही की कली में किया गया है, निराला द्वारा। जैनेन्द्र कुमार की रचना की बात करें, नीलम देश की राजकन्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना रही है इनकी नीलम देश की राजकन्या, नीलम देश की राजकन्या। जयशंकर प्रसाद की बात करें, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रही है, कामायनी। रामचंद्र शुक्ल की बात की, चिंतामणि, सूरदास, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रही है, सूरदास। आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं, मिलान कीजिए। आपको मिलान करना है कौन सा समास किस शब्द में कौन सा समास है, आपको मिलान करना है। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके यहाँ से 4 क्वेश्चन भी बन रहे। तो आपको बताना है कि नववर्ष में क्या बहुव्रीहि समास है, जलज में क्या कर्मधारय समास है, सप्तऋषि में अव्ययीभाव समास है क्या, या आकंठ में क्या है आपका द्विगु समास। आपको मिलान करना है कि किस में कौन सा समास है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारा नववर्ष की बात करें नववर्ष में क्या है, कर्मधारय समास है। यहाँ पर नववर्ष में क्या है, हमारा नया है जो वर्ष, यानी कि ऐसे आप इसका समास विग्रह कर सकते हैं। तो हमारा क्या है, नववर्ष में क्या है, कर्मधारय समास। जलज की बात करें तो हमारा जलज में क्या है, बहुव्रीहि समास है। सप्तऋषि की बात करें, सप्तऋषि में क्या है, हमारा द्विगु समास है, यानी कि जिसमें संख्यावाचक वो शब्द पहला शब्द हमारा क्या हो, संख्यावाचक हो तो उसमें क्या होता है, द्विगु समास। आकंठ, इसमें क्या है, अव्ययीभाव समास। अब ये भी ध्यान रखते चलेगा। तो हमारा क्या है, इसमें ए का हमारा क्या है, बी, 2 का हमारा क्या है, ए, 3 का हमारा क्या है, डी, और 4 का हमारा क्या है, सी। तो यहाँ पर आप मिलान कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या है, ए का बी, तो ये हमारा ऑप्शन कट गया, ये भी हमारा कट गया। ए का हमारा बी, 2 का हमारा ए, और 3 का हमारा क्या है, डी। तो हमारा पहला ही ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। तो आप ये भी ध्यान रखते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, तन, खटमल, पुस्तक या नाटक। आपको बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, बताइए स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है। तो अगर हम स्त्रीलिंग की बात करें तो यहाँ पर स्त्रीलिंग जो शब्द है वो है हमारा पुस्तक। तन की बात करें ये भी हमारा पुल्लिंग शब्द है। खटमल की बात करें ये भी हमारा पुल्लिंग है। नाटक की बात करें ये भी हमारा क्या है, पुल्लिंग है। तो हमारा स्त्रीलिंग क्या है, पुस्तक
गिर गई या पुस्तक रखी है। यहाँ पर ऐसे आप वाक्य में प्रयोग करके भी आप स्त्रीलिंग या पुरुषलिंग पुल्लिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारा स्त्रीलिंग क्या है? पुस्तक। तो आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपको बताना है कि अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आचार्य भरतमुनि, आचार्य पिंगल, आचार्य भामह या क्षेमेंद्र? बताइए, अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो अगर हम अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करें तो आचार्य भामह को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। भरत मुनि की बात करें, आचार्य भरत मुनि को रस का जनक कहा जाता है। रसों का क्या कहा जाता है? रस के जनक कौन है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, आचार्य भरत मुनि। आचार्य पिंगल की बात करें, छंद शास्त्र के प्रणेता कहे जाते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता किसे कहा जाता है? आचार्य पिंगल को। क्षेमेंद्र की बात करें, औचित्य सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? औचित्य सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आचार्य क्षेमेंद्र के द्वारा दिया गया। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विशेषण निश्चित परिमाण विशेषण नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है नहीं। तो आपको बताना है कि कौन सा विशेषण निश्चित परिमाण विशेषण नहीं है। चाय में 50 ग्राम चीनी डालना, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 1 किलो सेब से ज़्यादा मत लाना, सैकड़ों लोग मारे गए। आपको बताना है कि कौन सा इसमें निश्चित परिमाण विशेषण नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो सैकड़ों लोग मारे गए, इसमें क्या है? निश्चित परिमाण विशेषण नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाय में 50 ग्राम चीनी डालना, ये भी क्या है? हमारा निश्चित परिमाण विशेषण है। कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा और 1 किलो सेब, ये क्या है? हमारे तीनों क्या है? हमारे निश्चित परिमाण वाचक। आप ये भी ध्यान रखते चलिए। तो हमारा ये क्या है? हमारा अनिश्चित परिमाण वाचक। सैकड़ों लोग मारे गए। तो आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पार्वती का पर्यायवाची नहीं है? गिरजा, शैलजा, शिवानी या पद्मा? आपको यहाँ पर बताना है कि पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगर हम पार्वती की बात करें तो पार्वती का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो क्या नहीं है? पद्मा नहीं है। तो फिर किसका है? पद्मा की बात करें तो पद्मा फिर पर्यायवाची शब्द किसके है? तो पद्मा है हमारे लक्ष्मी के पर्यायवाची। पद्मा क्या है? लक्ष्मी के पर्यायवाची। लक्ष्मी कह लो, कमला कह लो, लक्ष्मी के पर्यायवाची क्या है? पद्मा, शिवानी, पद्मा, लक्ष्मी, कमला, रमा, चंचला। एक सेकेंड, यहाँ पर पद्मा क्या है? पार्वती के पर्यायवाची शब्द नहीं है। पद्मा किसका है? लक्ष्मी का। लक्ष्मी, कमला, अन्य पर्यायवाची की देख लेते हैं। कमला, रमा, चंचला। लक्ष्मी को क्या कहा गया है? श्री भी कहा गया है। श्री, इंदिरा भी लक्ष्मी को ही कहा गया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो पद्मा किसका है? लक्ष्मी का है। लक्ष्मी के अन्य पर्यायवाची क्या गया? कमला, रमा, चंचला, श्री, इंदिरा भी किसे कहा गया? लक्ष्मी को कहा गया है। अगर हम गिरजा, शैलजा, शिवानी किसे कहा गया है? पार्वती को कहा गया। पार्वती को अंबिका, उमा, गौरी, रुद्राणी, आर्या, ये भी किसे कहा गया है? पार्वती को कहा गया है। अंबिका, उमा, गौरी किसे कहा गया है? पार्वती को कहा गया। और गौरी शंकर किसे कहा गया है? शिव को कहा गया है। तो अभी ध्यान रखते हुए चलेगा। तो अगर हम किसकी बात करें, गिरजा, शैलजा और शिवानी, ये किसके? पार्वती के पर्यायवाची है। पद्मा लक्ष्मी के पर्यायवाची। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक भारतीय आत्मा कहा गया? यानी कि किस कवि को क्या कहा गया? एक भारतीय आत्मा कहा गया। प्रेमचंद, माखनलाल चतुर्वेदी, दुष्यंत कुमार, नाथूराम शर्मा। आपको बताना है कि किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से कि किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा गया है। तो अगर हम एक भारतीय आत्मा की बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा गया है। प्रेमचंद की बात करें तो प्रेमचंद को क्या कहा गया है? कलम का सिपाही। कलम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। कलम का सिपाही किसे कहा गया है? मुंशी प्रेमचंद को कहा गया है। दुष्यंत कुमार की बात करें तो हिंदी में गजलों का राजकुमार किसे कहा गया है? हिंदी में गजलों का
गजलों का राजकुमार दुष्यंत कुमार। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। हिंदी में गजलों का राजकुमार किसे कहा गया है? दुष्यंत कुमार को कहा गया है। अगर हम नाथुराम शर्मा की बात करें, साहित्य सुधाकर, साहित्य साहित्य सुधाकर, साहित्य सुधाकर किसे कहा गया है? नाथुराम शंकर को कहा गया है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा गया है। आगे बढ़ जाते हैं। 22वां क्वेश्चन है हमारा। 22वां क्वेश्चन है हमारा, बताइए निम्नलिखित में से भट्टलोल्लट का वाद है? अनुमितिवाद, भुक्तिवाद, उत्पत्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद। बताइए, आपको बताना है कि भट्टलोल्लट का जो वाद है वो क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, आपको बताना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो इनका क्या है? उत्पत्तिवाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से अगर हम यहाँ पर देखें तो इनका वाद क्या है? उत्पत्तिवाद है। अनुमितिवाद की बात करें, ये किसका है? शंकुक का। अनुमितिवाद किसका है? शंकुक का। भुक्तिवाद की बात करें, भट्टनायक। भुक्तिवाद किसका है? भट्टनायक। भट्टनायक का क्या है? भुक्तिवाद। अभिव्यक्तिवाद की बात करें, अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त का क्या है? अभिव्यक्तिवाद। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो हमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा 23वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा रचित है? राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर बच्चन सिंह। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा लिखित है। अगर हम यहाँ पर देखें, हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है वो गणपति चंद्र गुप्त द्वारा लिखा गया है। अगर हम राम कुमार वर्मा की बात करें, इन्होंने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास किसके द्वारा लिखा है? राम कुमार वर्मा द्वारा लिखा गया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की बात करें, हिंदी साहित्य का अतीत किसके द्वारा लिखा गया है? हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत किसका द्वारा लिखा गया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर बच्चन सिंह की बात करें तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया है। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन यहाँ से आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछे गए, आपको ध्यान रखते हुए चलने का। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा 24वां क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो वसंत रचना किसकी है? महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। आपको बताना है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो वसंत, ये रचना किसकी है? अगर हम वीरों का कैसा हो वसंत की बात करें तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। इन्हीं की रचना है झांसी की रानी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, झांसी की रानी किन की रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। और वीरों का कैसा हो वसंत, ये भी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की है। महादेवी वर्मा की बात करें, यामा, नीरजा, निहार, ये आदि किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें, कैदी और कोकिला, कैदी और कोकिला किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। भगवती चरण वर्मा की बात करें, भैंसा गाड़ी किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की रचना है। आगे बढ़ जाते हैं। हमारा 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैनेन्द्र की रचना नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है नहीं, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जैनेन्द्र की रचना नहीं है। सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी या अजातशत्रु। बताइए कौन सी जैनेन्द्र की रचना नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें, सुनीता ये भी जैनेन्द्र की रचना रही है, त्यागपत्र ये भी इन्हीं की रचना है, कल्याणी ये भी जैनेन्द्र की रचना रही है, लेकिन अजातशत्रु की बात करें ये जैनेन्द्र की रचना नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? जो जैनेन्द्र की रचना नहीं है वो अजातशत्रु जैनेन्द्र की रचना नहीं है। तो फिर किसके? अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की
जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। अगर हम आजाद शत्रु की बात करें, इसकी रचना 1922 में किसके द्वारा की गई? जयशंकर प्रसाद द्वारा की गई। शून्यता की बात करें तो ये 1934 में इसकी रचना किसके द्वारा की गई? ज्ञानेंद्र कुमार के द्वारा की गई। त्यागपत्र की बात करें 1937। कल्याणी की बात करें 1940। तो ये किसकी रचना है? सुनीता, त्यागपत्र और कल्याणी ये ज्ञानेंद्र की रचनाएं। अजातशत्रु ज्ञानेंद्र की रचना रही है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले। हमारी क्लास, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण लेकर आएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा एग्जाम से पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एक प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प हो सके। तो हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा उसके बारे में हमें ज़रूर लिखें। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।